नमस्कार, मैं राम स्वामी मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कक्षा 11 के लिए हमने जो अध्याय नंबर 2 शुरू किया था उसका पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2। कौन से लेसन का? सिंधु घाटी की कलाएं, यानी सिंधु घाटी की कलाएं या सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट नंबर 1 यानी लेसन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो स्माइल 3.0 एंड आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत बनाए जा रहे हैं और चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मर्ण मूर्तियां यानी टेराकोटा की मूर्तियां कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मर्ण मूर्तियां मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कौन सी मूर्तियों को मर्ण मूर्तियां कहा जाता है। मर्ण मूर्तियां कहा जाता है मिट्टी की मूर्तियों को, यानी मिट्टी की मूर्तियों से, यानी मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती थी उन मूर्तियों को मर्ण मूर्तियां कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हमने इससे पहले देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे की मूर्तियां बनाते थे। इसके अलावा वो पत्थर की मूर्तियां भी बनाते थे, यानी पत्थर और कांसे के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे मिट्टी की मूर्तियां भी बनाया करते थे। लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों जितनी बढ़िया नहीं होती थी, यानी जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी वो कांसे और पत्थर की मूर्तियों जितनी बढ़िया, यानी तकनीक उनकी इतनी बढ़िया नहीं होती थी। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं, यानी सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है, यानी जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती थी उन मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली थी उन मूर्तियों से अलग मूर्तियां मिली हमें किन स्थानों पर? कालीबंगा और लोथल, यानी कालीबंगा और लोथल में जो नारी मूर्तियां मिली थी वो मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली थी उन मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की मूर्तियां बनाई गई थी। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई, यानी मिट्टी की मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्तियों के अलावा कुछ दाढ़ी मूंछ वाले पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां हमें मिली थी जिनके बाल गूंथे हुए यानी कुंडलित हैं, यानी जो पुरुषों की मूर्तियां मिली थी उन मूर्तियों के जो बाल थे वो गूंथे हुए थे, यानी कुंडलित केस थे, जो एकदम सीधे खड़े हुए थे, जो एकदम सीधे खड़े हुए थे। टांगे चौड़ी थी, यानी उनकी टांगे चौड़ी थी और भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकती हुई थी, यानी ये मूर्तियां ऐसे थी कि ये पुरुष एकदम से सीधे खड़े हैं जिनकी टांगे चौड़ी हैं और भुजाएं शरीर के समानांतर यानी शरीर के पास पास नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसी ही मुद्रा में मूर्तियां बार बार पाई गई है, यानी ठीक ऐसी ही मुद्रा की बहुत सारी मूर्तियां हमें बार बार इन स्थानों से मिली है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्तियां है। यानी इन मूर्तियों को, यानी एक जैसी मूर्तियों को देख देखकर बार बार ऐसी ही मूर्तियां मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये मूर्तियां किसी देवता की मूर्तियां हो सकती है, यानी किसी देवता की मूर्तियां है। एक सिंग वाले देवता, देवताओं में किसकी? एक सिंग वाले देवता है, यानी देवताओं में किसकी मूर्ति मिली? एक सिंग वाले देवता, जिससे यह प्रतीत होता है कि
ये किसी देवता की मूर्तियां हैं। यानी देवता की मूर्तियों में एक सींग वाले देवता की मूर्ति बार बार मिलना यह संकेत देती है या ये बताती है कि ये मूर्तियां किसी न किसी देवता की मूर्तियां हैं। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला। यानी एक सींग का बना, यानी एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी हमें मिला। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां भी मिली। छकड़े मिले, सीटियां मिली, पशु पक्षियों की आकृतियां भी मिली, खेलने के लिए पासे मिले, गिट्टियां मिली, चक्रिका यानी डिस्क मिली, चक्रिकाएं मिली, गोल गोल तस्त्रियां यानी गोल गोल चक्रिका यानी डिस्क भी मिली। यानी बहुत सारी चीजें हैं हमें जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली थी। अब हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरें। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरें मिली, और मोहरें मिली तो वो किस प्रकार की मोहरें मिली। पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरें यानी मुद्राएं मिली। इसे सील भी कह सकते हैं हम, क्या सीलें या सील भी कह सकते हैं। यानी पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मुद्राएं मिली, यानी बहुत सारी मुद्राएं मिली, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमेद यानी चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई गई थी। यानी ये जो मोहरें थी, जो मुद्राएं थी, जो आमतौर पर सेल खड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। इसके अलावा कभी कभी इसे गोमेद से बना दिया जाता था, चकमक के पत्थर से भी बनाई जाती थी, तांबे की भी सील या मोहरें मिली, कांस्य की भी मिली, और मिट्टी से बनाई गई मोहरें भी प्राप्त हुई। उन पर एक सींग वाले सांड, क्या मिला इन मोहरों पर? एक सींग वाले सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा और भैंसा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां बनी हुई थी। यानी जो मुद्राएं मिली, उन मुद्राओं पर एक सींग वाले सांड मिले, गेंडा मिला, बाघ मिला, हाथी मिला, जंगली भैंसा मिला, बकरा मिला और भैंसा, यानी एक तो जंगली भैंसा और भैंसा यानी दोनों प्रकार के मिले, आदि बहुत सारे पशुओं की सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई हमें मिली। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनाभावों की अभिव्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इन आकृतियों में ये जो आकृतियां प्रदर्शित की गई है, जो बनाई गई है, इसमें विभिन्न प्रकार के स्वाभाविक मनोभावों की अभिव्यक्ति, यानी जो मनुष्य थे, मनुष्य की किस प्रकार की अभिव्यक्ति थी, किस प्रकार की सोच थी, वो सब विशेष रूप से उल्लेखनीय देखने को हमें मिल जाती है। इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। याद रखना, सीधा प्रश्न आता है। यानी सिंधु घाटी की कला में या सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों को या मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य क्या था? यानी मुख्यतः क्या उद्देश्य था? मुख्यतः उद्देश्य था वाणिज्यिक। वाणिज्यिक यानी व्यापार, यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार। यानी ये लोग व्यापार करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, और ऐसा भी लगता है कि ये मुद्राएं, कुछ लोग हैं जो इन मुद्राओं को बाजूबंद मतलब हाथ के अंदर, यानी अपने हाथ के अंदर जैसे आजकल कंगन पहनते हैं, इस प्रकार बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी। क्यों पहनते थे? क्योंकि उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी कि ये लोग किस सभ्यता के या किस शहर के हैं। जैसे कि आजकल लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियां, यानी हड़प्पा में जो मुद्रा मिली उनका मानक आकार था। क्या था? एक मानक आकार, मतलब एक
निश्चित आकार। इन मुद्राओं का एक निश्चित आकार था, एक मानक आकार था, और आकार क्या था? 2x2, यानी 2x2 आकार की वर्गाकार थी, यानी एकदम चौकोर बोलो या वर्गाकार बोलो, ठीक है, चौकोर, चौकोर बोलो या वर्गाकार बोलो। 2x2 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 इंच तो लंबाई थी और 2 इंच ही इसकी क्या थी? चौड़ाई थी, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 2-2 इंच थी। और वर्गाकार पट्टियां, यानी कैसे मिली? वर्गाकार पट्टियां होती थी, वर्गाकार पट्टियां होती थी, जो आमतौर पर सैल खड़ी से बनाई जाती थी। यानी ये जो मुद्राएं हैं, इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं जो लोग धारण करते थे अपने पहचान के रूप में, उनको, उन सभी मुद्राओं को सैल खड़ी से बनाया जाता था। सैल खड़ी क्या है? सैल खड़ी एक पत्थर है। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, और प्रत्येक मुद्रा में चित्रात्मक लिपि, ये देखो, ये क्या है? ये चित्रात्मक लिपि है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, ये चित्रात्मक लिपि है जो प्रत्येक मुद्रा में खुदी होती थी। यानी ये प्रत्येक मुद्रा में खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, और इस लिपि को आज तक भी किसी ने नहीं पढ़ा। यानी ये मुद्रा जो बनाई गई, इन मुद्रा पर जो लिपि खोदी गई, जिस लिपि से जो लिखा गया, उस लिपि को कहा जाता है चित्रात्मक लिपि, यानी चित्र के रूप में लिपि, लेकिन जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गई। इसके अलावा, यानी सैल खड़ी के अलावा, कुछ इस प्रकार की मुद्राएं थी जो हाथी दांत की भी पाई गई। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते थे, यानी अलग अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के होते थे। पर अधिकांश में कोई जानवर, अधिकांश मोहरों में कोई न कोई जानवर होता था, जैसे कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, यानी कुबड़दार या फिर बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकरे और दैत्याकार जानवर। दैत्याकार यानी बड़े बड़े आकार के जानवर होते थे। इनमें कहीं कहीं पेड़ों और मानवों की आकृतियां भी पाई गई है। यानी इन मोहरों पर कहीं कहीं पर पेड़ों की आकृति भी मिली है जो बहुत कम है, और मानवों की आकृति भी मिली, वो भी बहुत कम है, पाई गई है। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर, यानी इस प्रकार की मुद्राओं में सबसे उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा भी है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति है, और उसके चारों ओर कई जानवर बने, उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। जैसे देखो, ये है मानव आकृति, और इस मानव आकृति के चारों ओर यहां जानवर है, यहां जानवर है, यहां जानवर है, यहां, यानी इसके चारों ओर बहुत सारे कई जानवर बनाए गए। इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा का नाम क्या दिया? पशुपति की मुद्रा या पशुपति मोहर। यानी इस मुद्रा को कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है, और इसका आकार था 1/2, यानी आधा इंच से लेकर के 2 इंच तक के वर्ग। यानी कहने का मतलब यह है कि ये वर्ग या फिर आयत के रूप में थी, यानी आधा या 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में थी, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। यानी कुछ लोग तो इसे क्या मानते हैं? पशुपति की मुद्रा मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान हैं जो इसे देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई दिखाई गई है। ये मानव आकृति है, और ये देखो यहां इसने क्या मार रखी है? पालथी मार रखी है। ये मानव आकृति है जो पालथी मारकर बैठी हुई है। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और बाघ यानी शेर है। यानी इस मानव आकृति के दाहिनी ओर यहां तो क्या है? हाथी है, और यहां क्या है? बाघ बोलो या शेर।
यानी दाहिनी ओर हाथी और बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा दिखाए गए हैं। जबकि बाईं ओर ये क्या है, ये है गेंडा और ये है भैंसा, यानी गेंडा और भैंसा दिखाए गए। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 12 सींगे हैं, यानी स्टूल जहां ये बैठा है इसके नीचे क्या है, यहां पर 2 12 सींगे बनाए गए। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की है। ये मुद्राएं कब की है, 2500 से 1900 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और ये सिंधु घाटी के प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों पर बड़ी संख्या में पाई गई। यानी इस प्रकार की जो मोहरें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन नगर जैसे कि मोहनजोदड़ो है, इस प्रकार के कई और स्थलों से बहुत बड़ी संख्या में पाई गई। इनकी सतहों पर मानव और पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनकी सतहों यानी इस मोहर के ऊपर मानव और पशुओं की आकृति भी उत्कीर्णन की गई है। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां यानी टैबलेट पाई गई। मुद्राएं मिली और मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां, वर्गाकार यानी वर्गाकार और आयताकार, ये हो गई आपकी जो चौकोर होती है वो वर्गाकार और इस प्रकार की होती है वो होती है आयताकार, यानी वर्गाकार और आयताकार पट्टियां पाई गई, जिनमें एक ओर मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों ओर ही कोई अभिलेख है। यानी इस प्रकार के पट्टियां मिली जिसमें एक ओर तो मानव आकृति, एक ओर तो मानव आकृति है और इसके दूसरी ओर, उस पट्टी के दूसरी ओर कोई अभिलेख लिखा हो, यानी कोई सूचना कोई जानकारी लिखी हो, अथवा दोनों ओर कोई अभिलेख भी हो सकता है। इस प्रकार की पट्टियां मिली। इन पट्टियों पर आकृतियां और अभिलेख किसी नोकदार औजार यानी इस प्रकार के औजार यानी छीनीदार तीखे, इस प्रकार के नोकदार औजार यानी छेनी से सावधानी पूर्वक काट कर अंकित किए गए। यानी ये जो पट्टियां हैं इन पट्टियों के ऊपर जो अभिलेख लिखे गए ये नोकदार औजार से, नोकदार औजार बोलो या छेनी बोलो, छेनी से बहुत ही ध्यान पूर्वक काट करके अंकित किए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये ताम्र पट्टियां बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। यानी ऐसा लगता है कि ये ताम्र पट्टियां हैं जो बाजूबंद के रूप में भुजा के ऊपर बांधी, भुजा यानी हाथ पर, यानी हाथ के भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्राओं पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते थे और मुद्राओं पर जो अभिलेख लिखे गए, जो लेख लिखे गए वो हर मामले में यानी प्रत्येक मुद्रा पर अलग अलग किस्म के होते थे। मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से संबंधित यानी पशुओं से ही संबंधित थे और जो ताम्र पट्टियां थी उन पर जो लेख लिखे गए, जो अभिलेख लिखे गए वो उस पट्टी के ऊपर जो पशु अंकित किया गया उस पशु से ही संबंध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे, उन पशुओं से संबंधित थे जो इन ताम्र पट्टियों पर चित्रित किए गए थे। अब हम पढ़ते हैं, जितना आज हमने पढ़ा उससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न भी देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राएं किससे बनाई जाती थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्राओं के लिए किस पत्थर या किस मिट्टी या किस वस्तु या किस चीज का प्रयोग किया जाता था? यानी मुद्राएं आमतौर पर सैल खड़ी पत्थर से बनाते थे और इसके अलावा कभी कभी गोमेद से बनाते थे, इसके अलावा चकमक पत्थर से बनाते थे, तांबा से बनाते। चकमक पत्थर होता है चिकना पत्थर, यानी चिकना पत्थर, बहुत ही चिकना पत्थर होता है, मजबूत चिकना पत्थर। तांबे से बनाते थे, कांस्य की बनाते थे और मिट्टी से भी बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर कौन सी आकृति उकेरी जाती थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर
कौन सी आकृतियां, यानी किसकी आकृतियां उकेरी जाती थी? तो एक सींग वाले सांड की, गेंडा की, बाघ की यानी बाघ की, हाथी की, जंगली भैंसा और बकरा यानी आदि जानवरों की जो आकृति थी वो उकेरी जाती थी। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोग मुद्राएं यानी मुद्राएं या मोहरों का उपयोग किस लिए करते थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वे मुद्राओं को क्यों बनाते थे? इनका उपयोग क्या था? इनका मुख्यतः उपयोग था वाणिज्य यानी व्यापार करने के लिए ये लोग मुद्राएं बनाया करते थे। हड़प्पा से प्राप्त मुद्राओं का मानक आकार, मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो मुद्राएं मिली थी उनका एक मानक आकार हुआ करता था, एक निश्चित आकार हुआ करता था। वो आकार क्या माना गया है? तो वो आकार माना गया 2x2 यानी 2 इंच तो लंबी थी और 2 इंच थी चौड़ी, यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 2-2 इंच थी। 2-2 इंच की क्या थी? वर्गाकार या फिर चौकोर थी। प्रश्न नंबर 4, सिंधु सभ्यता के लोग ज्यादातर मुद्राएं किससे बनाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो ज्यादातर मुद्राएं किससे बनाते थे? मुद्राएं तो वैसे कांसे, तांबा, मिट्टी, सैलखड़ी सबसे बनाते थे, लेकिन अधिकतर या ज्यादातर मुद्राएं किससे बनाते थे? तो ज्यादातर मुद्राएं बनाते थे सैलखड़ी पत्थर से। पशुपति मोहर पर कौन कौन सी आकृति उकेरी गई है? पशुपति मोहर है जो हमने देखा था, ये है पशुपति मोहर। ध्यान से देख लो एक बार फिर, इस मोहर पर कौन कौन सी आकृति उकेरी गई है? एक मानव आकृति पालथी मारकर बैठी हुई है, ये मानव आकृति है जो पालथी मार करके यहां इसके ऊपर बैठी हुई है। इसको क्या कहा गया है? पशुपति शिव कहा गया है, पशुपति शिव कहा गया है, याद रखना। मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ है, यानी ये मानव आकृति है, इसके यहां दाहिनी ओर यहां तो क्या है? ये हाथी है, ये हाथी की है, और यहां ये क्या बनाया गया है? ये बाघ बनाया गया है। तो दाहिनी ओर तो एक हाथी है और एक बाघ है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा और भैंसा है। तो बाईं ओर ये गेंडे की आकृति है और ये भैंसे की आकृति दिखाई गई है, जबकि ये जो इसके नीचे है, इस मूर्ति के नीचे के भाग में, इस मुद्रा के नीचे के भाग में क्या बनाए गए हैं? 2 हिरण की आकृति भी दिखाई गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पशुपति मोहर पर एक तो पालथी मारकर बैठी हुई मानव आकृति है, और इसके अलावा एक हाथी है, एक बाघ है, बाघ बोलो या शेर बोलो, एक गेंडा है, एक भैंसा है और 2 हिरण है। और ऊपर की ओर देखो, इसके ऊपर की ओर थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है? सैंधव लिपि में कुछ अंकित भी किया गया है। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुद्राएं मिली है उनका समय काल क्या है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो मुद्राएं मिली उनका समय क्या माना जाता है? किस समय की मानी जाती है? ये मानी जाती है 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व की मानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और अपने साथियों को ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा से ज्यादा भेजो, क्योंकि ये वीडियो चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय जय राजस्थान।